नमस्कार, मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली। तो आज के शो में हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। देश भर में बाल दिवस 14 नवंबर को हर साल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बाल दिवस प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम अशोक गहलोत ने पंडित नेहरू को कुशल राजनेता और महान विचारक बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी आरएसएस वाले धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है। ये फासिस्ट ताकतें लोगों को गुमराह कर रही हैं। सोची समझी साजिश के तहत देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। पंडित नेहरू के सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन इन्होंने नेहरू की छवि खराब करने के लिए अफवाहें फैलाई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के इस समारोह से नेहरू का नाम ही गायब कर दिया। नेहरू जी के योगदान और उनके नाम को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। साथ ही राजस्थान के सीएम ने सावरकर के आजादी में योगदान पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी वाले सावरकर का नाम ले रहे हैं। सावरकर ने तो जेल होते ही 1 साल के अंदर अंग्रेजों से 9 बार माफी मांगी थी। जब विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों के लिए भर्ती करवाई। देश के लिए नेहरू 9 साल तक जेल में रहे। दुर्भाग्य है कि पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर एक ढांचा बन गया। धर्म के नाम पर राजनीति करना सबसे आसान होता है। जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उनको याद तो करो, जिससे कि नई पीढ़ी कुछ सीखे, समझे और कुछ ग्रहण करे। नई पीढ़ी को अगर आप इतिहास नहीं बताओगे तो वो क्या ग्रहण करेंगे, क्या इतिहास समझेंगे। बिना इतिहास के वो क्या, कल उनके ऊपर भार आएगा देश का प्रदेश का, तो वो क्या आगे वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे। तो मेरा मानना निश्चित तौर से है, अमृत महोत्सव में जिस प्रकार पंडित नेहरू को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और बाकी प्रधानमंत्रियों का भी कोई दिखता ही नहीं है कहाँ पर क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताए कोई। तो आप क्या खाली इवेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक मौका था देश के अंदर पूरे 135 करोड़ जनता को अपने देश पे गर्व करे कि हमारे देश की आज़ादी जंग के लड़ने के लिए कितने लोग ज्ञात तो ही हैं, अज्ञात कितने लोग थे मारे गए, वो अज्ञात लोग जिनको हम जानते नहीं हैं। कितनी बड़ी फ्रीडम मूवमेंट लड़ी गई, क्या उनको याद करने का एक अवसर था जो खो दिया है बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट ने। वो खाली इवेंट बड़े बड़े कर रही है, छोटे बड़े करती है, पर जो एक्चुअल में 75 साल की उपलब्धि हमारी है, एक सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, आज क्या नहीं बनता यहाँ पर, सब कुछ हो रहा है। तो पूरा गर्व होता है देशवासियों को, और गर्व के आधार पर जब आप कॉन्फिडेंस पैदा होता है, मानव संसाधन बनता है नई पीढ़ी का, वो देश के काम आता है। तो मेरा मानना है कि आज का दिन तो हम सब के लिए यही है कि हम पंडित नेहरू का जो विजन था, जो सोच थी, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, उस पर नई पीढ़ी को हम लोग संदेश दें, आत्मसात करें और देश के लिए अपने आप को समर्पित करें, प्रतिबद्ध करें और देश सेवा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार रहें। ये हमारी सोच होगी। ये तो होता ही है, अगर आप इतिहास को तोड़ोगे मरोड़ोगे तो आप कैसे इतिहास बनाओगे खुद। आप आने वाली पीढ़ियाँ कैसे आपको याद रखेगी, वो भी फिर आपसे सीखेगी। आज जो आप सिखा रहे हो उनको, कल वो सीखेगी। तो ये उचित नहीं है देश के लिए, उचित नहीं, देश के लिए उचित नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए अस्थायी रूप से उचित हो सकता है, पर देश के लिए उचित नहीं। राजस्थान से बात अब करते हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर नेहरू पथ स्थित नेहरू पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में शिरकत की और पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही बाल दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेहरू पार्क परिसर में चंपा पौधे का रोपण भी किया। तो वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों की तरफ से आरती पूजन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों का गायन भी किया गया। बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था और वो कांग्रेस के एक प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर रहने के दौरान उनका निधन हो गया था। नेहरू के नाम भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड दर्ज है।
तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर अपने निवास कार्यालय में उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने बाल दिवस पर सभी बच्चों और प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि पंडित नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसी स्नेह और प्रेम के कारण पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों, व्यक्तित्व और कृतित्व पर नेहरू का भारत.com वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट का उद्देश्य पंडित नेहरू, देश के स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम की सत्य एवं तथ्यात्मक जानकारियों से आमजन को अवगत कराना था। साथ ही समाज में प्रेम, सौहार्द, सामाजिक समरसता और आपसी विश्वास कायम करना था। इसके साथ राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज पहुंचे सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बाल दिवस समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की। आज बाल दिवस है, चाचा नेहरू की आज जयंती। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के विकास की नींव रखने वाले आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके जो योगदान है, चाहे वो प्रजातंत्र के मूल्यों की स्थापित करने में हो, चाहे देश के विकास के जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, और न केवल देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो उनकी पैनी निगाह थी और पकड़ थी, वो बिरले ही नेताओं की रही है। और बड़े लेखक थे, बहुत सारे पत्र उनके हैं और बहुत सारी पुस्तकें, 100 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी, जो हम सब के लिए धरोहर है। और आज जो हमारे वर्तमान पीढ़ी है, नेहरू जी के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। और देश के आज़ादी में के लड़ाई में सर्वाधिक लंबे समय तक के जेल में रहने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो एक देश के आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के प्रमुख सलाहकार या उसके प्रमुख स्तंभ के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है, और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उसके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इस उपचुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस सीधे मिशन 2023 के चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके लिए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की चुनाव समिति ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए 14 कांग्रेस उम्मीदवारों में से 2 नामों का पैनल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति ने सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर का पैनल बनाया। दोनों में के लिए सटीक प्रत्याशी कौन होगा, इसका ऐलान आगामी 24 घंटे में होने की संभावना है। सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, इसलिए 2 नामों का पैनल भेजे जाने के साथ ही सावित्री ने नामांकन फॉर्म भी ले लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि नाम पर आला कमान की मोहर लगते ही 1-2 दिन में प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि भानु प्रतापपुर से कांग्रेस विधायक मनोज कुमार मंडावी का 16 अक्टूबर की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उसके बाद इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी कर दी है। 17 नवंबर तक मतदान की अंतिम तिथि है। नया विधायक चुनने के नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया है, और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाईकमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। और दूसरा, चुनाव संचालन समिति के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे अब दोनों प्रभारी हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल के हमारे प्रभारी अनिला भेड़िया जी हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री, और दूसरा पीयूष कोशरे जी वहाँ संगठन की तरफ से प्रभारी हैं। अब इनको जिम्मेदारी दी गई है वो कमेटी बना ले। एक तो जिला स्तर पे कमेटी बने, ब्लॉक स्तर पे कमेटी बने, और प्रदेश के चुनाव संचालन समिति इन दोनों बनाएंगे। देखिए, अभी जब तक के नामांकन ना हो जाए और नामांकन के बाद कितने लोग फॉर्म भरे, उसके बाद स्क्रूटनी होती है, फिर नाम वापसी, और जब नाम वापसी हो जाएगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तो केवल कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है केवल
कयास ही लगा सकते हैं, भरे तब पता चलता है। तो अभी जब तक कि नाम वापसी नहीं होगा तब तक कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का दौर जारी है। इसी कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ जिले के अबडासा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ने गुजरात का विकास किया और गुजरात को देश का अलग राज्य बनाया। हालात चाहे जैसे भी हो, ना तो देश का विकास रुका और ना ही राज्य का। सीएम भूपेंद्र पटेल कच्छ जिले के अबडासा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह जाडेजा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनता से प्रद्युमन सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील की। आपको बता दें कि प्रदेश के सीएम भूपेंद्र पटेल 16 नवंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन करने से पहले सीएम भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया विधानसभा क्षेत्र में रैली भी करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल के नामांकन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद रह सकते हैं। માન્ય નરેન્દ્રભાઈ અને નરેન્દ્રભાઈની કાર્યપદ્ધતિ અને એ કાર્યપદ્ધતિના કારણે આજે આપણને દરેકને ગર્વ થાય અને એ પ્રમાણેનું શાસન આપણા ત્યાં આગળ અત્યારે ગુજરાતમાં પણ એમના નેતૃત્વમાં એમના માર્ગદર્શનમાં આપણે કરી રહ્યા છીએ। અને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની કાર્યપદ્ધતિ આપણને મગજમાં છે કે હર હંમેશ ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય પણ કાર્યકર્તા હર હંમેશ પ્રજાની વચ્ચે જોવા મળે। એમાં દરેક વખતે કંઈ ઇલેક્શનની જરૂર ના પડે। આ કાર્યપદ્ધતિ ભારતીય જનતા પાર્ટીની છે। હર હંમેશ કાર્યકર્તા ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રજાની વચ્ચે રહીને પ્રજાની મુશ્કેલી કેવી રીતે હળવી થાય એના માટેનો હર હંમેશ પ્રયત્ન ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા કરતો હોય અને તમારી વચ્ચે રહીને તમારી જે પણ મુશ્કેલી હોય એ દૂર કરવાની અમારી જવાબદારી। વિકાસની વાત, વિકાસની રાજનીતિ કોને કહી શકાય, કેવી રીતે થાય તે માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ દેશ અને દુનિયાને બતાવ્યું છે। उत्तराखंड में ईष्ट राहुल देवता की पूजा के साथ गौचर में 70वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में गौचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका बैंड की मधुर धुन के साथ फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गौचर मेला मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने और गौचर मेले के सफल संचालन के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, विधायक अनिल नौटियाल समेत कई खास लोग मौजूद रहे। लोक परंपरा और संस्कृति व औद्योगिक धरोहर के रूप में मनुष्य की श्रद्धा और भावना का आज इस मेले का शुभारंभ हुआ है। इस मेले से जहां हमारे इस क्षेत्र के व्यापार को, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इस क्षेत्र के जो पौराणिक हमारी चीज़ें हैं, भारत तिब्बत मैत्री के रूप में, व्यापार के रूप में मेला लगाया जाता था, उस मेले के लगने से हमारी सांस्कृतिक पहचान आगे बढ़ेगी, हमारे लोग जो संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी और साथ ही में व्यापार भी आगे बढ़ेगा। इन मेले को और सुदृढ़ करने के लिए, मेलों को बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम मेलों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप इस मेले का शुभारंभ करेंगे जो सर वहाँ से नेपाल को भी जलजीबी मेला भी, चूँकि वह मेला भी भारत, तिब्बत और नेपाल 3 राष्ट्रों के बीच का मेला होता था, वह भी काफ़ी लंबे समय से मेला होता रहा है। हमारी भोटिया जनजाति के लोग इस मेले को आयोजित करते थे, व्यापार करते थे और मैत्री को बढ़ाने वाला भी ये मेला है। अब आज के समय में जहाँ ये मेले हमारे पर्यटन को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए और हमारे जो सामाजिक परिवेश है उसको बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, ये मेले हमारे लिए बहुत ही पौराणिक महत्व के मेले हैं। इन सभी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर के कोटगी गांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 करोड़ 44 लाख की लागत से बनने वाले नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज बनने से स्थानीय समेत प्रदेश के अन्य जिलों के छात्र छात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई में आसानी होगी। सीएम ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि जिन विकास योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहा है उनका लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक भर्ती में जो भी धांधली हुई है उनकी एसटीएफ
की तरफ से निष्पक्ष जांच की जा रही है। अब तक जितने भी आरोपी सूचीबद्ध किए गए हैं उनके खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने धारकोट में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए एक मुश्त धनराशि जारी करने और जखोली ब्लॉक के गैठाणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जरूरी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। था कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, एक बार उस पार्टी की सरकार बनती है। वो मिठा का आप सब लोगों ने तोड़ दिया, नया इतिहास बना दिया। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो भी संकल्प लिए हैं वो सारे संकल्पों को हम आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा समान नागरिक संहिता की बात हमने करी थी। देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम आगे बढ़े और आज पूरा देश धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी गुजरात की सरकार ने भी इस दिशा में फैसला ले लिया कि वहां भी कमेटी का गठन होगा। हिमाचल में अभी वहां भी लोगों ने यह संकल्प ले लिया कि चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद हिमाचल के अंदर भी इसी प्रकार का जो समान नागरिक संहिता को लेकर कानून बनने वाला है, उस दिशा में हिमाचल की सरकार भी आगे बढ़ेगी। भाइयों बहनों, जहां आज मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे राज्य को बनाने में, मैं देख रहा हूं यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, हमारे बच्चे आए हुए हैं। हमने यह भी संकल्प लिया है कि 2025 तक जब हमारे राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा होगा, हम गोल्डन जुबली रजत जयंती वर्ष जब मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड के 1,25,000 बहनों को, मातृशक्ति को हम लखपति दीदी बनाएंगे। यानी कि उन सभी को 1 लाख से भी ज्यादा की जो है उनकी अपनी आमदनी हो, अपना सब कुछ हो, उनकी इतनी जमा पूंजी हो जाए, उसके लिए तमाम योजनाओं को हम उत्तराखंड के अंदर लागू करने वाले हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारे स्वयं सहायता समूह की हो, हमारे सहकारिता विभाग की तमाम योजनाएं हैं, जिसके अंदर हम लोन देने से लेकर बिना ब्याज के ऋण देने तक की योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा होम स्टे है, जो हमारे यहाँ के लिए आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आधार बनने वाली है। इसके साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अगले सालों के अंदर हम 1000 नए बगीचे बनाने का काम भी हमारी सरकार और लोगों के सहयोग से हम करेंगे। क्योंकि मैं अभी हिमाचल गया था, हिमाचल के चुनाव में लगातार 10-15 दिनों तक वहां जाना हुआ। भाइयों बहनों, मुझे देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे यहाँ भी उसी प्रकार का वातावरण है, उसी प्रकार की जलवायु, उसी प्रकार का सारा हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है। और वहां जिधर देखिए, ऊपर देखिए तो सेब के बगीचे, नीचे देखिए तो सेब के बगीचे, कहीं खत्म ही नहीं होते थे सेब के बगीचे। और मैंने पूछा कि यहाँ पर एक एक जो सेब के उत्पादक है कितना तक कमा लेते हैं, तो बोले 1 साल में 3-3 करोड़ रुपया तक एक एक सेब के उत्पादक कमा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मंडलीय रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन और आजमगढ़ मंडल के किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेती किसानी यहां आमदनी का एक बड़ा जरिया है। देश की सबसे अच्छी उर्वर भूमि और सबसे अच्छा जल संसाधन यूपी में है। यहाँ की भूमि की उर्वरता और जल संसाधन की ही देन है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% हिस्सा होने के बावजूद देश के खाद्यान्न उत्पादन में अकेले यूपी का योगदान 20% है। इसे अभी 3 गुना तक बढ़ाए जाने की संभावना है, क्योंकि यूपी की भूमि में अभी ज्यादा उर्वरक है। बीज और तकनीकी का इस्तेमाल करके हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। रबी की फसल का बहुत महत्व है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय पर अच्छी गुणवत्ता का बीज और तकनीकी का प्रयोग कर हमें कम लागत से अधिक उत्पादकता बढ़ाने में सफलता मिलेगी। कि आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति यह है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है,
इसको इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। जो यहां पर प्रारंभ में कहा भी गया कि समय पे बीज बोना, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, तकनीक का उपयोग करते हुए अगर हम अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कम लागत में उत्पादकता को बढ़ाने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। किसानों की आमदनी दोगुना करने का एक अभियान उसी श्रेणी का हिस्सा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 कमिश्नरी से जुड़े हुए गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन कमिश्नरी के प्रगतिशील किसानों को यहां पर बुला करके इस रवि गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रवि की फसल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया।